Now we are going to read the full explanation of the second poem of your book Poetry. And the poem name is An Elementary School Classroom in a Slum. Students, we have already read reference, context and explanation of prose chapter first. And we very well know about reference, how to write a very good and unique reference. Let's start the reference of poetry. प्रोज का स्टूडेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पोएट्री के रेफरेंस के बारे में बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्टली वी हैव द फुल नॉलेज अबाउट दैट पोर्शन व्हिच इज एक्सप्लेनिंग बाय अस. लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पहले हम लोग को पोएम पूरी पढ़नी पड़ेगी. अगर हम लोगों ने अच्छे से पूरी पोएम पढ़ ली है तो ही हम लोग कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन कर सकते हैं. रेफरेंस तो पोएम के नाम से मालूम हो जाएगा तो कर लेंगे हम लोग, और पोएट का नाम मालूम होना चाहिए. आते हैं तो पहले देखते हैं हम लोग पोएम कौन सी पढ़ रहे हैं. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो इसका अर्थ निकालते हैं. हालांकि पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसका पूरा पढ़ा चुका हूं, मगर इसका अर्थ निकालते हैं. एन एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल. एलिमेंट्री स्कूल को बोलते हैं जहां पे 5 साल की उम्र से 13 साल की उम्र तक के बच्चे पढ़ने जाते हैं, यानी 5 to 13 जो इसके बच्चे होते हैं वो पढ़ने जाते हैं. तो दैट स्कूल इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्कूल. तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, उस एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम इन अ स्लम. स्लम मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर झोपड़पट्टियां बनी होती हैं, झुग्गियां बनी होती हैं, उस एरिया को बोलते हैं स्लम. तो ये हमारी पोएम का नाम है. तो यानी कि ये जो स्कूल है, ये क्लासरूम है, वो ऐसे एरिया में है जो स्लम एरिया है, यानी झुग्गियां बनी हुई है. तो ऑब्वियसली वहाँ की जो सराउंडिंग होगी वो बहुत ही इस टाइप की होगी. वहाँ का जो क्लाइमेट पूरा है वो उससे रिलेटेड होगा. वहाँ के जो विचार हैं, स्टूडेंट्स हो या गार्जियंस हो या जो भी हैं, उनके विचार भी उस तरह से ही होंगे जैसा वहाँ का आसपास का वातावरण होगा. तो आते हैं जो हमारे पहला हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन जितने पोर्शन करने जा रहे हैं वो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग से है. फार से लेके 3.5 लाइन का है. राइट्स आइज, लालची आंखें, मतलब लालची निगाहें. तो आते हैं उसका रेफरेंस करते हैं. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं. These क्यों? Because 3 लाइन्स हैं, इसमें these का यूज किया है. These 3 ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लाइन्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव दो ऐसा एडजेक्टिव है कि जो विच इज रिटन अकॉर्डिंग टू अस, जो हम लोग का जो मत होता है, हम लोग का जो जैसा हम लोग को लगता है, हम लोग को ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव लग रहा है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं. मतलब ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव ऐसे दो एडजेक्टिव हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग होते हैं. हमको ब्यूटीफुल लग रहा है तो ब्यूटीफुल है, हमको अट्रैक्टिव लग रहा है तो अट्रैक्टिव है, अदरवाइज नहीं है. ओके, तो वी आर अलाउड टू राइट दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव. तो ये आप देखते हैं, आप जो आपको पसंद आता है उससे लिखिए. तो these 3 beautiful and attractive lines have been called, have का यूज इसलिए बिकॉज ये 3 लिखा हुआ है यानी प्लूरल नंबर है. have been selected या कल का यूज कर सकते हैं. CULLED, कल मतलब चुनना या निकालना. तो these 3 beautiful and attractive lines have been selected. ये 3 सुंदर और आकर्षक पंक्तियां ली गई हैं from the very creative and thoughtful poem. बहुत ही क्रिएटिव है, कुछ नया बताया था, नयापन जिसमें होता है उस पोएम को या उस पोएट्री को या उस प्रोज को या उस चीज को क्रिएटिव बोलते हैं. फ्रॉम वेरी क्रिएटिव एंड थॉटफुल, विचार युक्त, थॉटफुल. चूंकि बेटा जो पोएम है वो बता रही है कि विचार करो, यानी ऐसे एरिया में इस पूरी पोएम को पढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि वो जो बच्चे हैं उनको यूजलेस बोला गया है, जिनके कोई रूट्स भी नहीं है, मतलब रूट्स मतलब जड़ भी नहीं है, उनको कोई पीछे से कोई उनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, और बच्चों को यूजलेस तक बोल दिया गया. जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स इस क्लास में बैठे हुए हैं. तो मतलब ऐसे उनका क्राइटेरिया ऐसा दिखाया गया है कि वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं. तो विचार युक्त पोएम हो गई ना, ये समझने के लिए हो गई. भाई अब समझना पड़ेगा हमको इस पोएम के बारे में कि एक्चुअल में ऐसा क्या है. मतलब इतनी गंदगी फैली हुई है, अभी भी कहीं कहीं इतनी गंदगी फैली हुई है, तो इस बारे में सोचो, समझो इस बारे को. तो इसलिए बोला थॉटफुल, विचार युक्त पोएम. जो कविता है, पोएम का नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कंपोज्ड बाय वेरी वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड पोएट. रचित की गई है. यहाँ पे कंपोज आता है, प्रोज के रेफरेंस में होता था, अगर आपको याद हो, रिटन विद द मैजिक पेन लिखवाया होगा मैंने. अभी कंपोज्ड बाय वेरी वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड पोएट, बहुत ही अच्छे जाने माने और सम्मानित व्यक्तित्व वाले कवि स्टीफन स्पेनर, who was born
in 1909 and he was died on 1995. अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो यानी इनकी वाईओपी और वाईओडी थी, यानी उनकी ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो मतलब इस रेफरेंस में सिर्फ इतना था, क्या बताया था आप लोग को मैंने इसके सेकंड लास्ट वीडियो में कि रेफरेंस में मतलब क्या होता है, उसमें उसका भाव क्या होता है, सब बताता है कि पोएम की जो 3-4 पंक्तियां वो कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से नहीं ली गई हैं। आइए कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने पहले कहा था कॉन्टेक्स्ट वो नहीं होता है कि हमने कोई भी 1-2 लाइन उठाई और उठा के डाल दी, कॉन्टेक्स्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट करने मतलब हुआ फर्स्टली वी हैव मतलब सिंपल सी बात है कि वी हैव नॉलेज अबाउट फुल नॉलेज, डीपली नॉलेज अबाउट द पोर्शन ऑफ द पोएट्री जो भी है, प्रोज है जो भी है, तो पहले नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, और उसके बाद डीपली नॉलेज होनी चाहिए, हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, और तब जाकर इसको हम कर पाएंगे। फिर हमें उस पोएम का थीम निकालना होगा कि एक्चुअल में राइटर कहना क्या चाहता है, जो भी राइटर हमसे कहना चाहता है उसको हम निकालेंगे। तो देखते हैं मतलब उसका मतलब क्या, समझाना क्या चाहता है हमको वो, तो आइए देखते हैं। उसमें कहा था उसने far far from gusty ways these children faces कह रहा है बहुत दूर दूर से ये बच्चे जो है अपना चेहरा लेकर आए हैं, मतलब कहने का दूर दूर से बच्चों के चेहरे आए हैं, मीन्स ये बच्चे बहुत दूर दूर से गंदी गंदी जगहों से या दूर दूर की बहुत ही विचलित अजीब जगहों से बच्चे यहाँ पर आए हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं। मैं इसका पूरा बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन हल्का सा कंप्लीटली बता दे रहा हूँ। लाइक रूटलेस वेट्स, जैसे कि वो छोटे छोटे पौधे जो रूटलेस होते हैं, उनके कोई जड़ नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता है, फालतू में उग गए, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो झाड़ियां बोलते हैं हम लोग, वेट्स, छोटे छोटे पौधे झाड़ियां टाइप, वो ऐसे ही बच्चे हैं। द हेयर टर्न अराउंड दियर कलर, और जो इनके बाल है वो इनके इस हिस्से पे चारों से बिखरे पड़े हुए हैं। बालों में हम लोग बाल जाते हैं घर, क्या जाते हैं हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो अपने बाल बना कर जाते हैं, मतलब बढ़िया से हेयर स्टाइल करते हैं, बट उन बच्चों को ऐसे कोई मतलब नहीं, वो पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी कंडीशन के बारे में बताया गया है। देयर क्रिटिकल कंडीशन हैज बीन shown here. The tall girl with her weighed down head, और जो एक लंबी लड़की है जो वहां पे अपना सिर झुका कर बैठी हुई है, इट मींस वो आराम नहीं कर रही है, she is not taking rest, एक्चुअली लड़की हो, और वो कर क्या रही है कि वो नर्वस है, और कह सकते हो कि परेशान टाइप की है वो, तो इस टाइप का वो अपना सिर झुका कर बैठी हुई है। The paper swimming boy with red eyes, और एक बच्चा है जो कि पेपर की तरह, कागज की तरह पतला है, और वो क्या कर रहा है, अपनी रेड आईज से चारों तरफ देख रहा है, लालची निगाहों से देख रहा है। एक्चुअली वो लालची निगाहों से देख रहा है, इसका रीजन ये है बिकॉज वो बहुत ही कमजोर है, वीक है, उसको एक बीमारी मिली है अपने पापा लोगों की तरफ से, आनुवंशिक लक्षण में उसको कुछ मिला हुआ है, उस बीमारी मिली है, तो दुबला पतला सा है, उसकी हड्डियां भी टेढ़ी बेढ़ी हैं, और बहुत ही वो झुकावदार उसको बना हुआ है, मतलब उसका सुडोल शरीर नहीं है, कुछ अजीब सा शरीर बना हुआ है, तो दूसरों की बॉडी को देख के उसकी निगाहें जो होती है लालची हो जाती है। ओके, तो आगे इसका रेफरेंस कर सकते हैं। इन दीज लाइंस, इन पंक्तियों में द पोइट इज डिस्क्राइबिंग, जो पोइट है वर्णन कर रहा है अबाउट अ क्लास, उस कक्षा के बारे में, विच इज इन अ स्लम, जो एक स्लम एरिया में, विच इज इन अ स्लम एरिया, जो एक स्लम एरिया में है, ऐसी कक्षा के बारे में वो राइटर, जो हमारा पोइट है, सॉरी राइटर नहीं पोइट, राइटर बेटा प्रोज में होते हैं और पोइट जो होते हैं वो पोइट्री में होते हैं, वैसे आप जानते होंगे। विच इज इन अ स्लम एरिया, तो जो हमारा पोइट है वो ऐसे स्कूल के बारे में, ऐसे क्लास के बारे में वर्णन कर रहा है जो एक स्लम एरिया में, झुग्गी वाले एरिया में है। एंड द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज वेरी बैड, और जो इस कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही गंदी है, उनकी कंडीशन भी बहुत गंदी है। सो इसलिए द पोइट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स दैट, इसलिए जो कवि है वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा, दर्शा रहा है कि, दर्शाता है कि, अब क्या दर्शाता है, ये सारी बातें एक्सप्लेन होंगी। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब भी होता कुल मिला के, उसने उस स्कूल को, उस क्लास को देखा हमारे पोइट ने, और उसको एहसास हुआ कि बहुत ही गंदी कंडीशन है यहाँ बच्चों की, तो उस कंडीशन को दर्शाना चाहता है वो। तो ये आपका स्टूडेंट रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हो गया, और अब हम लोग आएंगे एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन को हम लोग बारीकी समझते हैं, आइए ऊपर से करते हैं एक्सप्लेनेशन।
स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन प्रोज और पोएट्री में अलग अलग तरीके से होते हैं। अलग अलग तरीके का मतलब हो गया, प्रोज में हमको वैसे भी काफी एक्सप्लेन करके दिया होता है, पोएट्री में हमारे पास एक्सप्लेन बहुत कम होता है, यानी हमें उसको बारीकी समझना होगा और फिर काम करना होगा। तो आइए देखते हैं। और हाँ, सीधी सीधी बात, एक बात समझना, जैसे मान लो बेटा आप यहाँ पे पोएट्री का एक्सप्लेन समझो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा बारीकी समझना। जैसे मान लिया कि आप किसी अपने घर पे हो और घर के बाहर दो लोग, मोहल्ले के दो लोग लड़ गए, एक का नाम राम एक का नाम श्याम, वो लड़ गए हैं। आप इंटर करते हो अपने घर पे और अपने मम्मी पापा से बताते हो, मम्मी से कहते हो मम्मी बाहर वो राम श्याम लड़ गए। मम्मी बोलेंगी क्यों लड़ गए, क्या मतलब, कुछ बात बताओ, पूरा समझ नहीं आ रहा क्या बता रहे हो, पूरा एक्सप्लेन करो उस बात को। तो आप बोलोगे, ऐसे बोलोगे मम्मी राम श्याम, राम आ रहा था श्याम जा रहा था, दोनों लड़ गए, राम आ रहा था श्याम जा रहा था, दोनों आ रहे थे लड़ गए। तो ये तो बात अधूरी सी बात, आपने एक्सप्लेन कहाँ किया, डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ गए, राम आ रहा था श्याम आ रहा था, दोनों लड़ गए, तो राम इधर से श्याम इधर से, दोनों लड़ गए। ऐसा नहीं होता है, पहले उस एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचाओ, किसी भी माध्यम से उस एग्जैक्ट पॉइंट से पहुंचाओ। तो एग्जैक्ट पॉइंट से पहुंचाने का आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस बात को। मम्मी एक्चुअल में हुआ क्या, लगभग शाम को 5 बजे हुए थे और अभी राम अपने घर से निकला और दूध लेने जा रहा था, श्याम उधर से अपनी बाइक से आ रहा था, श्याम ने राम को देखा नहीं, बाइक चला रहा था, देख पीछे रहा था, और राम जैसे ही उनके पास आया तो राम भी पीछे देख के किसी को हाय बाय बोल रहे थे, या मम्मी से बोल रहे थे कि हाँ मैम पूरा दूध लेकर आ जाएंगे, और श्याम भी पीछे देकर, राम पीछे देकर, और दोनों ने देखा नहीं, राम पैदल था, श्याम गाड़ी से थे, और दोनों भिड़ गए, दोनों गिर गए, दोनों उठे और दोनों मारपीट झगड़ा करने लगे। आप पूरी बात समझ में आई। तो पहले राम और श्याम लड़ गए, अब उसको एक्सप्लेन करो तो मम्मी राम आ रहा था श्याम आ लड़ गए, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, मतलब जिस बारे में बात करनी है उसके एग्जैक्ट पॉइंट तक पहले पहुंचाओ, उस पूरी स्टोरी को, थीम को पहुंचाओ। और ऐसा भी नहीं कि पूरा लंबा पढ़ाओ, मतलब राम की पूरे दिन की पूरी प्रक्रिया बताओ कि राम सुबह उठा, सोकर उसने हाथ मुंह धोआ, फ्रेश हुआ, घर आया, फिर उसने चाय वाय पी, फिर उसने देर बड़ा खाना वाना खाकर नींद मारी, नींद मारने के बाद फिर वो आगे आया, और फिर मतलब नींद मारने के बाद फिर निकला घर से, मम्मी से डांट वाट खाया, फिर उसने मम्मी ने दूध की बाल्टी लिया, कोई काम नहीं करता। ये सब एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, राम घर से निकला दूध लेने के लिए, ये पॉइंट वाली बात थी। तो मतलब मेरी बात को बारीकी से समझो बेटा, मतलब कहने का हमको उस पॉइंट तक बात पहुंचानी है, डायरेक्ट नहीं पहुंचानी है, थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड लेकर चलना है, लेकिन इतना लंबा बैकग्राउंड भी ना हो, एक्सप्लेन मेरा बात मेरी सुन हो पाए और एक्सप्लेन मेरा बढ़ते चला जा रहा हो। तो आइए देखते हैं। दूर दूर से कुछ बच्चे उस क्लासरूम में पढ़ने आते थे, ऐसा कुछ है। तो आइए देखते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ये मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूं, अकॉर्डिंग टू द पोइट आप यहां लिखिए या इन दिस लाइन्स लिखिए, और एक चीज कॉन्टेक्स्ट में आएगी, एक चीज एक्सप्लेनेशन में आएगी। कॉन्टेक्स्ट में इन दिस लाइन्स लिखा हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, ही इज इन a slum area. He is in a slum area. वो एक स्लम एरिया में है। कवि के अनुसार वह कहाँ है, एक स्लम एरिया में है। उसके बाद he wants to, बेटा मैंने पहले बताया था कंटेक्स्ट और एक्सप्लेन प्रेजेंट में ही बनेगा। जितनी बातें हमारी, और प्रेजेंट रेफरेंस भी प्रेजेंट बनता है, जो बातें पास्ट की होंगी सिर्फ वही बातें पास्ट में जाएंगी, बाकी सारी बातें प्रेजेंट चलेगी। तो he is in a slum area, he wants to express, he wants to express, या ऐसे कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात, आप ज़्यादा लंबा मत खींचो। कैसे कि he is in a slum area, वो एक स्लम एरिया में है, and he wants to check, बात समझना, he wants to check the students condition, the students condition। बेटा ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, जब जिस पेयर नंबर में लास्ट में एस आता है उसमें अपॉस्ट्रोफी ऐसे जुड़ता है, अपॉस्ट्रोफी एस मत लगा देना, कंडीशन मत, सॉरी स्टूडेंट्स मत कर देना, स्टूडेंट्स का ये एस रहेगा, तो स्टूडेंट्स कर दो, फिर एस लगा दो, ऐसा लगता है अपॉस्ट्रोफी पेयर नंबर पे। तो स्टूडेंट्स कंडीशन हु आर रीडिंग in
द क्लास। वो स्टूडेंट्स की कंडीशन को चेक करना चाहता है जो कक्षा में पढ़ रहे, हु आर रीडिंग इन द क्लास, जो कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग स्टोरी पे। अब स्टोरी तक आ गए, अब आते हैं दीज स्टूडेंट्स हैव कम, ये स्टूडेंट्स आए हैं फ्रॉम फार, दूर दूर से आए हैं, फ्रॉम फार, दूर से आए हैं, बस इतना करना है। अच्छा, अब उसके बाद हो गया, अब बताना कि ये बच्चे जो है रूटलेस है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो लिखेंगे बट दीज स्टूडेंट्स हैव नो सपोर्ट, लेकिन इन बच्चों के पास कोई सपोर्ट नहीं है टू रीड, पढ़ने के लिए इन बच्चों के पास कोई सपोर्ट नहीं है, एंड या कह सकते हो फॉर रीडिंग कर दो, फॉर रीडिंग। देखो बेटा, हमने टू रीड किया वो भी बेटर था, किसी भी वर्ब को आप टू से जोड़ते हो, एंड दैट टू इज कॉल्ड इंफिनिटिव टू, इफ यू आर एडिंग एनी वर्ब टू दिस टू, देन दिस टू इज कॉल्ड इंफिनिटिव, याद रखिएगा। अच्छा, और तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ सकते हो, और फॉर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जोड़ सकते हो, दोनों का सेम प्रोसेस होता है, दोनों में कोई अर्थ में अंतर नहीं पड़ता। तो द स्टूडेंट, these students have no support for reading and not for good living, और गुड लिविंग के लिए इनके पास कोई भी क्या नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो भाई बोला ना कि ये रूटलेस है, कोई इनकी वैल्यू नहीं है। सो दीज स्टूडेंट्स आर कॉल्ड, सो दीज आर कॉल्ड, so these are called useless children, so these are called useless children by the poet, इसलिए पोइट के द्वारा इनको यूजलेस कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं कि इन बच्चों के जो बाल हैं बिखरे पड़े हुए हैं, तो आते हैं द condition of the students या of them is that इन बच्चों की दशा है वो है कि their hairs is curly, भाई बाल में curly है, hairs में इज आता है, आर मत लगा देना, तो their hairs is curly and not in a proper shape, और प्रॉपर शेप पे नहीं है, यानी खींचे हुए कड़े बड़े नहीं है उनके बाल बाल। उसका क्या है उसका देन तब द पोइट नोटिसेस, तब जो कवि है वो ध्यान देता है दैट की, या दैट बोल दो, कौन के देयर इज अ टॉल गर्ल इन अ शीट, इन अ बेंच कर सकते हैं, ऑन अ बेंच, क्या देयर इज अ टॉल गर्ल ऑन अ बेंच, एक लड़की बेंच पर बैठी हुई है, हु इज क्या कहते हैं यहाँ पे डिसअपॉइंटेड, वो क्या है, परेशान है, तो इज नर्वस कर सकते हो, हु इज नर्वस जो परेशान है, एंड टेकिंग रेस्ट, और क्या कर रही है, टेकिंग रेस्ट और आराम कर रही है, एंड टेकिंग रेस्ट और आराम कर रही है, विद बेंट हेड, ये भी कह सकते हो, विद बेंट हेड, अपने झुके हुए सिर के साथ, या सिर झुकाए हुए वो क्या कर रही है, बैठी हुई है। ओके, उसका लिखा है, एक लड़का है जो कि कागज की तरह पतला है, उसका लिखोगे देयर इज अ बॉय
who is looking, जो दिखाई पड़ रहा है, who is looking दिखाई पड़ रहा है, very thin जो बहुत पतला दिखाई पड़ रहा है, like a paper जो एक पेपर के समान बहुत ही पतला दिखाई पड़ रहा है। There is a boy who is looking very thin like a paper, एक पेपर के समान बहुत ही पतला दिखाई पड़ रहा है। और कह रहा है he is looking up, या he is seeing कर सकते हो looking, because we have already used look word, so we don't use look again and again। तो he is seeing, वह देख रहा है, around himself, अपने चारों ओर, अपने स्वयं के चारों ओर वह देख रहा है, अपने क्या कर रहा है वो, अपने, बेटा यहाँ थोड़ा सा भेज देते हैं, शायद नहीं आ रहा होगा बोर्ड पे, तो मैं यहाँ से वापस मेट के यहाँ से बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं, लास्ट वाला बची हुई है। तो कह रहा है कि he is seeing around himself, वह अपने चारों ओर देख रहा है, to those students who are healthy, because his body condition, his body is not in proper way, his body does not grow in a proper way, देखो स्टूडेंट्स, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है कि there is a boy, एक लड़का है, who is looking very thin, वो पतला दिखाई पड़ रहा है, like a paper, एक पेपर के समान, he is, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, he is seeing around himself, वह अपने चारों ओर देखता है, to those students, उन स्टूडेंट्स को who are healthy, जो healthy हैं, because क्योंकि his body does not grow in a proper way, क्योंकि उसका शरीर है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, यानी बढ़ नहीं रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रहा रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोज सेक्शन ऑफ द सेकंड चैप्टर एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लास 2 इन स्लम। If you have any doubt, then go to doubt section and put your doubt. I will clear them. And if you are seeing this video on YouTube, so please, if you have any doubts, so go to comment section and put your doubts on comment section. I will clear them also. And students, यदि आप न सिंपल सी बात है, if you are satisfied with the position or with the concept content of the video, then please like it, comment it and share it also. Okay, जब आप शेयर करते हैं तो मोरल बढ़ता है, तो काम अच्छा करने का मन करता है। ओके, जय हिंद।